बात होगी राम की नगरी अयोध्या की, जहां मस्जिद को लेकर एक और हंगामा, एक और बवाल शुरू हो चुका है। ये मस्जिद सड़क के बीचों बीच है और ये कहा जा रहा है कि विकास की राह में रोड़ा बनी हुई है। अब इसी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों से लेकर के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है और तर्क है कि विकास के लिए जब मंदिर तोड़े जा सकते हैं तो मस्जिद विस्थापित क्यों नहीं हो सकती। ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको अयोध्या जी से जरूर देखनी चाहिए। आप उसी रोड पर मंदिर बना, उसको आपने गिरवा दिया। अब जब ईदगाह आ रहा तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा? हटेगी नहीं तो सड़क चौड़ी नहीं होगी। जब तक ईदगाह नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, तो दूसरी तरफ रामनगरी में एक और मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ गया है। ये बवाल उस मस्जिद को लेकर मचा जो विकास की राह में रोड़ा बन रही है, लिहाजा इसे रास्ते से हटाने की मांग उठ रही है। सनातनियों का तर्क है, जब अयोध्या में राम पथ के निर्माण और विकास के लिए मंदिर हटाए जा सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं। सैकड़ों मंदिर हटाए गए। 40 किलोमीटर लखनऊ अयोध्या राजमार्ग से और कामाख्या देवी मंदिर ये 40 किलोमीटर का है। हटेगी नहीं तो सड़क चौड़ी नहीं होगी, तो फिर हमको विकास का क्या मतलब हुआ। अगर हम किसी एक के कारण अपने चौड़ीकरण को रोक देंगे तो विकास का कोई मतलब। जब तक ईदगाह नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। जी बिल्कुल होता रहेगा। अगर आज कोई डिसीजन ना मिला तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। दरअसल ये ईदगाह और मस्जिद अयोध्या के बपनियावा चौराहा के पास है, जहां सड़क को चौड़ा किया जाना है, लेकिन मस्जिद और ईदगाह इसकी जद में आ रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर ईदगाह है और जहां ईदगाह में चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन जो ईदगाह है वो लगभग 7 मीटर जो है वो चौड़ीकरण के रास्ते पे आ रही है, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मस्जिद को हटाने के लिए बजरंग दल और साधु संत आर पार के मूड में आ गए, धरना दे रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए धरना है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं विकल्प कनौजिया अभी भी लीपापोती कर रहे हैं। बिल्कुल चौड़ीकरण में आ रहा है। 40 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण हो चुका है, तो वो 7 मीटर ही बीच में क्यों छोड़ा जा रहा है? कहां से दबाव आ रही है? जिस समय ईदगाह चौड़ीकरण व उच्चीकरण के जद में आ रही थी, उससे 1 साल 1.5 साल पूर्व ही वहां के एक जन सामान्य हिंदू व्यक्ति ने ईदगाह को अवैध बताया था कि वो ईदगाह अवैध है, उसकी लड़ाई लड़ूंगा मैं और उस ईदगाह को हटाऊंगा। मांग यही है रोड को चौड़ीकरण किया जाए और उसमें जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए। आप उसी रोड पर मंदिर बना, उसको आपने गिरवा दिया। पीपल के पेड़ गिरवा दिए तो कोई नहीं बोला। अब जब ईदगाह आ रहा तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है? मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल मस्जिद पर हाथ डालने से बच रहा है। पूरे प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए 30 मंदिरों को हटाया गया था, जिसमें 400 साल पुराना शंकर मंदिर, 200 साल पुराना हनुमान मंदिर भी है, जबकि 12 मस्जिद, 2 मजार के साथ 3000 घर और दुकानें गिराई गई थी। मगर अब विकास की राह में रोड़ा बने ईदगाह को हटाने के लिए हंगामा खड़ा हो गया है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुरू करते हैं मेरठ का, जहां हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुस्लिम के मकान खरीदने पर हल्ला मचा। इलाके के हिंदू निवासी पलायन तक की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बात कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों हंगामा है, मुस्लिम शख्स से मकान खरीदने पर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरठ के हिंदू मोहल्ले में हल्ला मचा है। पलायन के पोस्टर बैनर लगे। तस्वीरें मेरठ के थापर नगर की हैं, जहां एक मुस्लिम परिवार ने रातों रात घर खरीदा और रहने लगा। लेकिन जब इसकी खबर इलाके के हिंदुओं तक पहुंची तो बवाल मच गया, विरोध प्रदर्शन होने लगा। हिंदू मोहल्ला खाली करो के नारे गूंजने लगे और हाथ में तख्ती लेकर पलायन की चेतावनी दी जाने लगी।
हिंदुओं का दावा है कि मुस्लिम परिवार के आने से मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है। जब प्रशासन को ये लोग नहीं मान रहे तो माने किसे? ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से मकान की वापसी होगी तभी यह मामला शांत होगा, वरना उससे पहले शांति बिल्कुल नहीं होगी। योगी जी से निवेदन है कि मकान की वापसी कराई जाए। जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ पे मांस मछली खाना, हड्डियाँ फेंकना, इधर उधर लड़के खड़े होना, जहाँ पे बहू बेटी जा रही है उन्हें छेड़ना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं हमें। अगर ये होती रहेगी तो एक एक करके बराबर वाला छोड़ेगा, फिर उससे बराबर वाला छोड़ेगा, फिर पूरी गली खत्म हो जाएगी। मकान कोई नहीं है, एक था गुरुद्वारे के बराबर में बिका था, उस पर कब्जा नहीं हुआ। डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने उसे रोका। हिंदू संगठनों का कहना है कि थापर नगर हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिमों को नहीं रहने देंगे। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन घर खाली कराने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने मकान पर ताला लगा दिया। थापर नगर के उस मकान पे मौजूद हूँ मैं जो इस पूरे विवाद का एपिक सेंटर है। इस घर के बाहर ताला लगा है। अनुभव कालरा का ये मकान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया और बेचने के बाद जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो यहाँ पर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अभी फिलहाल घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ थाने के अंदर दोनों पक्षों को बुलाया गया है। उधर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोई विवाद नहीं था, कानून के हिसाब से ही मकान खरीदा गया था। गंदगी वाला कोई मामला नहीं है, सिर्फ पराग दूध का आधा उस वक्त गाड़ी आती है, उसकी जब चले आता सप्लाई कर देता। सप्लाई का काम है इनका। ये लिखते हैं 3 बजे उठता ये बंदा, सुबह तक मेहनत करता है। अब कोई वाला मामला नहीं है, गंदगी वाला कोई वाला मामला नहीं है। उसका माहौल खराब कर रहा, हिंदू मुस्लिम की बात करता, कोई हमारे यहाँ कोई गलत बात नहीं करता। ऐसे वो 4 बजे उठ के अपनी मेहनत कर रहा, जीएसटी भर रहा, सारे काम कर रहा, कोई दिक्कत कोई है कि ये 2-4 ही लोग जो है ना, ये आरएसएस के लोग हैं। ये सिर्फ मुखालफत करते और कुछ नहीं है इनका काम। जिसको बेचना है मकान उसने बेच दिया, जिसको लेना है उसको ले लिया। उन्हें क्या मतलब लेना का लेना देना। दरअसल ये घर शाहिद कुरैशी ने अनुभव कालरा से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। कुछ दिन पहले ही कुरैशी परिवार रजिस्ट्री कराकर यहाँ रहने पहुंचा था और दूध का कारोबार शुरू किया था। लोगों का आरोप है कि दूध लेने वाले लोगों की वजह से गली में जाम लग रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खरीदार मिला जिसको उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री करके उसको मकान को बेच दिया। चूँकि इस एरिया में सभी हिंदू पक्ष के लोग निवासरत हैं, तो उनका विरोध है कि इसमें जो दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति कैसे निवास करने आ गए हैं, इसी का विरोध किया जा रहा है। तो इसमें अभी दोनों पक्षों को बैठाल के, अभी समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठाल के इसमें उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को शांत करने में जुटी है। दोनों पक्षों को बातचीत के लिए थाने बुलाया गया है, लेकिन हिंदू संगठन जिद पर अड़ा है। उनकी जुबान पर एक ही बात है, हिंदू गली में भाईजान का क्या काम। मेरठ से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी सरकार का ऑपरेशन घुसपैठिए अब एक्शन मोड में। लखनऊ के वीवीआईपी जोन में बसी अवैध बस्ती पर किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है और एसआईआर वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। लेकिन योगी सरकार का दावा साफ है, कार्रवाई होगी और हर घुसपैठिया यूपी से बाहर किया जाए। लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ लमसम तो 25-30। ये आपका आधार कार्ड, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जब उन्होंने कोई सुविधा दी तो हम लोग यहाँ रह रहे। या तो पता तो दिया, 30 साल पहले, 30 साल हो गए। सरकारी जमीन पर अवैध बस्ती और वो भी योगी के नाक के नीचे। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां डालीबाग इलाके में घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा है। मगर अब इस अवैध ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। देखिए तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें उसी बस्ती की हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण चूंकि लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहा है, तो उसी कड़ी में ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये जो है यहाँ पर बांध बल्ली से जो है बाकायदा यहाँ पर अवैध तरीके से जो है यहाँ पे मकान बनाया गया है और अब इस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है। इस अवैध बस्ती के आसपास आम रिहायशी इलाका नहीं है, मंत्रियों के आवास हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी है। जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची, जहां योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। ये आधार कार्ड कब का बना हुआ है? ये हम बहुत दिन हो गए बनाया है। कहाँ से बनवाया था? आसाम से। आसाम से? अच्छा, तो यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? या तो पता तो दिया, 30 साल पहले, 30 साल हो गया है। तो एलडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया है? एक बार वहाँ पे था हम लोग गोमती नगर में, वहाँ तोड़ दिया तो वहाँ से हम लोग यहाँ आया है। यहाँ कोई नोटिस आया नहीं। वो
यहाँ पे रह रहे हो तो कोई आया होगा ना, कोई एक अधिकारी तो आया होगा। इसमें नमाज अली नाम लिखा हुआ है? नमाज अली। नमाज अली, हाँ। असम के रहने वाले? असम की रहने वाली। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि अब हटाया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी यहाँ पर। तो हमको सुनने में आया नहीं, कभी उनको नोटिस कुछ भेजा नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड तो हैं, लेकिन इनकी असली पहचान का पता तो SIR से ही पता चलेगा। लिहाजा SIR से पहले हर वो इलाका जो संदिग्ध घुसपैठियों का ठिकाना हो सकता है, वहाँ बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। कहाँ के रहने वाले? असम के। असम, क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर हुसैन। हाँ, जाकिर हुसैन। आधार कार्ड और है? सब कुछ है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है रह रहे हो, वो सामने बहुखंडी आवास है, मंत्री आवास है सामने, तो उसी जस्ट सामने हम लोग पहले रहते थे। हाँ। तो वहाँ से जैसे अभी कुछ दिन पहले LD एक जमीन पता चला, तो उन लोग ने वो कार्रवाई करा, वहाँ से हटा दिए। तो वहाँ से हटके हम लोग जो है फिर देखा यहाँ हम लोग को ये जैसे 120 MLD प्लांट जैसे ओपन हुआ तो यहाँ काम मिल गया। यहाँ कूड़ा उड़ा भी तो हम देख रहे हैं कि पूरा इकट्ठा हुआ है, तो कूड़े का, हाँ, कूड़ा बीनने का भी काम यहाँ लोग करते हैं। कुछ लोग करते पार्ट टाइम। दरअसल यूपी में घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिनके पहचान के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसका पहला चरण है अवैध घुसपैठियों की पहचान करना। उसके बाद दूसरा चरण हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाना, और तीसरा और आखिरी चरण सत्यापन पूरा होते ही इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करना। लेकिन यूपी में ऑपरेशन घुसपैठिया को लेकर सियासत भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि आखिर SIR को लेकर जल्दी क्यों, तो बीजेपी का कहना है कि भ्रम फैलाना अखिलेश का पुराना काम है। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। SIR के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। तो आखिरकार जल्दी क्या है SIR की? भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा आए थे। SIR को लेकर के भी अपना SIR का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन SIR के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज BLA नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी SIR की मदद से यूपी के हर घुसपैठियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को SIR में खोट नजर आ रहा है। लेकिन योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी का कोना कोना छाना जाएगा और हर एक घुसपैठिए को चुन चुन कर यूपी से बाहर निकाला जाएगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। यूपी में क्राइम करोगे तो गारंटी है कि लंगड़ा बनो। ये ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि मिशन क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी सीधा मैसेज दे चुके। हत्यारे हो, लुटेरे हो, तस्कर हो, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में रहकर अगर आप पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो हालात कुछ ऐसे ही होंगे जो तस्वीरों में पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना विजन, यूपी को क्राइम फ्री बनाना मिशन और यूपी पुलिस को फैसला ऑन द स्पॉट करने की खुली छूट, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का यूपी है, जहां अपराधियों का इलाज बुलेट से ही किया जाता है, जहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। हर अपराध करने वाला योगी राज में अपने गुनाहों की माफी मांगता है। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः एक केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता है। यानी मैसेज क्लियर है, यूपी में अपराध करना मतलब एनकाउंटर को दावत देना। लेकिन चंदौली का रहने वाला रितेश शायद ये भूल गया,
योगी राज में न तो कानून को हथियार बनाया जा सकता है और न ही किसी की जान लेना माफ है। 23 नवंबर की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि कैसे पीयूष सिंह को बेरहमी से पीटा गया। तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें टूट नहीं गई। लेकिन वारदात के 6 दिन बाद ही योगी फोर्स ने उस हत्यारे का हिसाब बराबर कर दिया। जो रितेश उछल कर पीयूष पर प्रहार कर रहा था, योगी फोर्स से एनकाउंटर के बाद खुद अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में बचा नहीं। इसमें अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की तरफ से भी पुलिस के एक सिपाही के बाएं हाथ में चोट आई है, उसका भी इलाज CHC बरहनी में चल रहा है। मौके पर कुशलता है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं फिरोजाबाद में 15,000 का इनामी बदमाश रामवीर उर्फ बीरा पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। पुलिस को इस लुटेरे के जंगल में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद योगी फोर्स ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने काउंटर अटैक में लुटेरे रामवीर को लंगड़ा बना दिया। रामवीर पर फिरोजाबाद और इटावा में आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है और पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसका एक साथी पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इधर ग्रेटर नोएडा में योगी फोर्स का शिकार एक गौ तस्कर बना। मुठभेड़ में गौ तस्कर साजिद के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से हथियार और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। उनका काम करने का तरीका है कि ये जंगलों में पशुओं को चिन्हित करते हैं तथा जब चिन्हित करने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है तथा अपने साथी शहजाद को फोन करके बुला लेता है और उस पशु के मांस को ये लोग काट कर अलग अलग जगहों पे विकृत करते हैं। अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का इम्पैक्ट भी देखिए कि योगी ने अपनी फोर्स को फ्री हैंड दे रखा है, जिससे अपराधियों का पूरा हिसाब हो रहा है। इस साल जनवरी मार्च के बीच करीब 400 एनकाउंटर हुए तो अप्रैल और जून में 600 मुठभेड़। वहीं जुलाई और सितंबर में 500 एनकाउंटर तो 1 से 13 अक्टूबर तक 200 बदमाशों का हिसाब हो चुका है। यानी योगी फोर्स का एक ही संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो यूपी छोड़ दो, क्योंकि यूपी में अपराध करने के बाद नो इफ नो बट, ओनली बुलेट। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां धर्मांतरण को लेकर के हंगामा हुआ है। हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है प्रयागराज में, और आरोप यह कि हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। और ये आरोप है बजरंग दल का, और बजरंग दल कैंट में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा भी कर रहा है। हिंदुओं को प्रयागराज में ईसाई बनाए जाने का यह आरोप, और उसी आरोप को लेकर के अब बजरंग दल प्रयागराज में हंगामा कर रहा है। ये तस्वीरें जरा वहां की देखिए, जब पुलिस के पास इस बारे में शिकायत भी की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं वहां पर, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप ये कि हिंदुओं को बरगला करके या फिर फुसला करके या जबरन तरीके से ईसाई बनाया जा रहा है। मिशनरीज वहां एक्टिव हैं और इसी को लेकर हंगामा है। एक तरफ योगी फोर्स अपराधियों का इलाज कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी उत्तर प्रदेश के जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। अपने गृह जिले में गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने धर्म पथ से लेकर कर्तव्य पथ का सफर कैसे तय किया है, इस रिपोर्ट में उसकी एक वानगी आप देखिए। ये नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, और इस तस्वीर को गढ़ने, रचने और सजाने वाली शख्सियत, कद काठी में सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। भगवा लिबास, माथे पर लाल टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। नाथ संप्रदाय के योगी आज गोरखपुर में हैं, लेकिन वो यहाँ बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महंत होने के नाते पहले पूजा अर्चना की और फिर सीएम होने के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुल 408 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को दी। एक बार जोरदार तालियां इस नए आयाम
आज की सबसे खास तस्वीर ये है जब योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को आश्वस्त किया कि वो बिना चिंता किए अस्पतालों में इलाज कराएं। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। जब सूबे का मुखिया ही दौड़ दौड़ कर लोगों का हालचाल ले रहा हो, अस्पतालों के खर्च की गारंटी खुद ले रहा हो, तो भला प्रदेश की तंदुरुस्ती को फिर किसकी नजर लग सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बुलडोजर मॉडल की, उत्तर प्रदेश की बुलडोजर मॉडल की, जब हर प्रदेश में वैसे ही लागू हो रहा है जैसा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। और आज का उदाहरण लीजिए, आज दिल्ली में, आज उत्तराखंड में और आज राजस्थान में कब्जा गैंग पर ऐसे ही बुलडोजर एक्शन किया गया। कहीं पर अवैध घरों को जमींदोज किया गया, कहीं बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। रिपोर्ट जरा देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जे को पीला पंजा उखाड़ फेंक रहा है। अवैध प्लॉट को तहस नहस कर रहा है। दिल्ली और राजस्थान से उत्तराखंड तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मकान दुकान जो भी अवैध है, पीला पंजा उसे ध्वस्त करता जा रहा है। चाहे धार्मिक स्थल के आसपास का अतिक्रमण हो या फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बुलडोजर के सामने जो भी आया बिना भेदभाव के उसे मिट्टी में मिलाते चला गया। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल अब पूरे देश में कब्जा माफिया का काल बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन दिखा। दिल्ली के करोल बाग में नगर निगम और डीडीए का बुलडोजर खूब गरजा। एक एक कर हर अवैध अतिक्रमण को पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली के झंडेवालान पर आज यहाँ पर पीला पंजा चलाया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये पीला पंजा चलाया गया। यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के मुताबिक इन लोगों को पहले नोटिस दिया जा चुका था और 1 महीने पहले यहाँ पर नोटिस दिया गया था कि खाली कराने को लेकर, और आज यहाँ पर पीला पंजा चला। तो आप देख सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। करोलबाग में अवैध कब्जा हटा तो हंगामा भी खूब हुआ। बुलडोजर एक्शन से बौखलाए लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उन्होंने यहाँ से गेट निकाल दिए और वो इस जगह पे कब्जा कर रहे हैं और आज ये उसका नतीजा है कि उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया है अनऑथराइज्ड। और वो कहते हैं कि हमने यहाँ नोटिस दे दिया, कुछ दे दिया। ये जितनी भी संगत है ये सारी गुरुजी के वंश है, सारे हैं। किस बेस के ऊपर आप इसको डेमोलिशन कर रहे हो? देयर इज नो सच रिकॉर्ड। 3400 गज ऑलरेडी इन्होंने खुद डेमोलिशन किया हुआ है और ऑन रिकॉर्ड है ये क्या है बताइए मेरे को। मैं 6 साल से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। यह अवैध अतिक्रमण झंडेवालान मंदिर के पास डीडीए की जमीन पर हुआ था। प्रशासन ने कब्जा गैंग को नोटिस भी जारी किया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद बुलडोजर ने सब कुछ ढहा दिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और इसी के साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हैं और इकट्ठा इस बात को लेकर के हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही मंदिर है और उस मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसे भी प्रशासन जो है यहाँ पर डेमोलिश कर रहा है और जिसको लेकर के यहाँ लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। उधर अजमेर में भी उर्स मेले से पहले नगर निगम का बुलडोजर गरजा। डिमोलिशन ड्राइव अजमेर दरगाह से 2.5 दिन का झोपड़ा तक चला। इस दौरान फुटपाथ और दुकानों के आगे अतिक्रमण को पीले पंजे ने उखाड़ फेंका। उत्तराखंड में भी धामी का बुलडोजर एक्शन जारी है। देहरादून के विकास नगर में एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर जमीन माफिया पर बुलडोजर से आक्रमण किया गया और पीले पंजे ने कुछ ही घंटों में 70 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करा दिया। यहां पर भूमाफिया बिना परमिशन के प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर ने उनकी मोटी कमाई के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तय समय सीमा के भीतर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण नहीं हटा तो ये समझ लीजिए कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के स्कूल में प्रिंसिपल की धमकी के बाद अब भाईजान की धमकी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर बयान दिया और विवादित बयान दिया। इस बार अपने भड़काऊ बयान में सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया, जिहाद की धमकी दी और वंदे मातरम पर भी जहर उगला। ये सवाल ही कि आखिर मौलाना मदनी किस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हजरत मौलाना महमूद आजाद मदनी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। इनकी नजर होगी नौजवान। सुन लीजिए, जनाब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष नाम है मौलाना महमूद मदनी, लेकिन इनकी तकरीरें ऐसी हैं जिसके एक एक शब्द जहर की बूंद से कम नहीं है। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने विवादित बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया और जिहाद की धमकी देने लगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकतंत्र के स्तंभ पर सीधा हमला बोला और कहा, अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। बाबरी और तलाक के जुड़े मामलों में ये दिखा। इबादत गाह कानून को नजरअंदाज किया गया। ज्ञानवापी और मथुरा का केस कोर्ट में सुना गया। ये सुनवाई कानून की अनदेखी करके की गई। संविधान की पाबंदी करने पर ही एससी सुप्रीम है। ऐसा न करे तो सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। यही नहीं, वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर मदनी ने महाभारत छेड़ दी और कौम के लिए गोली खाने तक की बात करने लगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। भागने की तैयारी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। न जाएंगे न आप लोगों में से किसी को जाने देंगे। गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। सवाल है कि आखिर मौलाना इतने भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? देश भर के मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं? क्योंकि मौलाना के इस जहरीले बयान के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं नहीं खड़ा है। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें, देश में खलफशार या इख्तलाफ व इंतशार की बातें कहें। वहीं मौलाना मदनी के इन जहरीले बयानों से संत समाज भी बेहद गुस्से में है। कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से शरिया शरीयत कानून लागू करने की बात करता है, शरिया शरीयत से देश को चलाने की बात करता है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। ऐसे जल्लाद आतंकवादियों के ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश की अमन चैन पर कुठाराघात करता है। सवाल है कि मदनी जैसे मौलाना देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर सिस्टम को बार बार चुनौती कैसे दे सकते हैं? मजहब के नाम पर जिहाद की धमकी कैसे दे सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन धमकियों की लिस्ट, धमकियों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक धमकीबाजों की पूरी फौज है। इस लिस्ट में एक तरफ ममता के विधायक हैं बाबू हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनाने का ऐलान करके धमकियों में उतरे। दूसरी तरफ ओवैसी के विधायक है माजिद हुसैन, जो महाराष्ट्र में जाकर के आग उगल रहे हैं। धमकीबाज नंबर 1 हुमायूं कबीर। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। धमकीबाज नंबर 2 माजिद हुसैन। चेहरे 2 हैं
पार्टी भी दो हैं और प्रदेश भी, लेकिन दोनों की फितरत है धमकीबाज की। जुबान खुली नहीं कि नफरत का पाठ पढ़ाते हैं, जहर उगलते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं। सबसे पहले आपको ममता के धमकीबाज विधायक से मिलवाते हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्रण ले चुके हैं। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। अगर कोई इनके बाबरी प्लान को डिरेल करने की सोचता है तो उसकी जूतों से खबर लेने की धमकी देते हैं। मारूंगी तो मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का हिम्मत दिखाएगा, जूता से मारूंगी, मैं जूता से ही मारूंगी, मैं क्या कर लेगी। लेकिन ममता की आंखों के तारे हुमायूं कबीर इन सब से एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि बाबरी बनाने तक मुर्शिदाबाद की मुस्लिम आबादी 37 से 40% हो जाएगी और खुलेआम 100 के बदले 500 ले जाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबरी प्लान रोकने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने भी होंगे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে, আমার চ্যালেঞ্জ এটা। दरअसल हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने में 3 साल का समय लगेगा। दावा यह भी किया गया कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस जमीन पर बाबरी की नींव रखने की बात हुई उस जमीन के मालिक ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद से ही हुमायूं कबीर का पारा चढ़ा हुआ है और जुबान आग उगल रही है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल इशू था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बाद रिजॉल्व हुआ। ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। एक तरफ दीदी के हुमायूं कबीर है तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान ओवैसी के धमकीबाज हुसैन है। ये जब भी जुबान खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। भाईजान महाराष्ट्र में पहुंचे तो थे नगर परिषद चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन इस दौरान धर्म के नाम पर नफरत बांटने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, खुलेआम धमकी देने लगे। लेकिन ओवैसी के विधायक को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने समझा दिया है कि ये हैदराबाद नहीं महाराष्ट्र है, यहाँ जहरीली जुबान वाली साजिश नहीं चलेगी। की धमकी देने की हिम्मत हमारे हिंदू राष्ट्र में ये हीरे सांपों ने करे नहीं। इनका फिर अब जो पाकिस्तान में जो अब्बा बैठा है ना, वो भी इनका पजामा पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए ओबीसी का पहला नाड़ा संभालो, वरना तुमको यहाँ से ऐसा भगाएंगे ना कि पतलून भी ठिकाने पे नहीं होगी। के चुनाव प्रचार में एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन धमकी देते हैं, शरीयत को हाथ लगाओ, भारी पड़ेगा, महाराष्ट्र में समान नागरिक कानून आएगा, देश में समान नागरिक कानून आएगा। अब धर्मांध मुस्लिम नेताओं की दादागिरी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बंगाल में चुनाव है तो हिंदू मुसलमान है, महाराष्ट्र में नगर निगम परिषद चुनाव है तो भी हिंदू मुसलमान है, और इस काम में हर पार्टी से धमकीबाज नेता को फ्रंट फुट पर खेलने की खुली छूट मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो जिंदा हैं या मुर्दा हैं कोई जानता नहीं।
लेकिन पाकिस्तान में हफ्ते भर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इमरान खान का एक पुराना बयान वायरल है। इस बयान में इमरान सीधा इशारा कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने वाला पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहा। तो क्या पाकिस्तान में कानून का राज खत्म हो चुका है? क्या शहबाज मुनीर की तानाशाही में अघोषित सैन्य सत्ता काबिज हो चुकी है? इस सवाल पर पूरे पाकिस्तान में कोहराम है, क्योंकि जेल में बंद इमरान खान जिंदा है कि नहीं, इस पर सस्पेंस 4 दिन बाद भी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा में गहरी पैठ रखने वाली महमूद अचकजई न सिर्फ सीधे तौर पर शहबाज सरकार के उस नोटिफिकेशन को खारिज कर रहे हैं जिसमें इमरान की सलामती की बात कही गई, बल्कि इसी बहाने पाकिस्तानी हुक्मरानों की मंशा पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर विरोध की आग पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलती जा रही है। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए शहबाज की सरकार और सेना साम दाम दंड भेद जैसी हर तरकीब लगा रही है। एक तरफ आसिम मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक रवैया अपना रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने प्यादे, अपने सलाहकार राणा सनाउल्लाह को आगे कर इमरान खान से जेल में सशर्त मुलाकात के प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। लेकिन इमरान खान के परिवार वालों को मुलाकात के सिवा कोई भी शर्त मंजूर नहीं। पाकिस्तान में कायम हिटलर राज, आवाज उठाने वालों का कत्लेआम, पाकिस्तान में तानाशाही सत्ता, सेना से गठजोड़ और इमरान की हत्या, इसकी जो आशंका नूरिन खान जता रही हैं, उसका अंदेशा खुद इमरान अगस्त 2023 में जेल जाने से पहले ही जाहिर कर चुके थे। इमरान खान का सीधा इशारा आसिम मुनीर की तरफ था, जिसे इमरान ने आईएसआई चीफ पद से हटाया। वही आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का प्रमुख है। इमरान ने पहले ही कह दिया था, आसिम मुनीर उनकी जान के पीछे जरूर पड़ेगा। जान के पीछे पड़ा आसिम मुनीर, 3 साल पहले इमरान की वो बात। इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 3.5 साल तक इस पद पर रहे, लेकिन पाकिस्तान के जानकार उन्हें 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाने के पीछे मुनीर की ही साजिश बताते हैं। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द कीवर्ड जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी। कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।